हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं हमें कभी भी जब इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, हम डॉक्टर ऑफिस विजिट करते हैं और डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन देता है, लेकिन उस मेडिसिन से हमारी डिजीज क्योर नहीं होती। फिर हम डॉक्टर बदल देते हैं, दूसरा डॉक्टर कोई दूसरी मेडिसिन प्रोवाइड करता है, उससे भी हमारी कोई डिजीज क्योर नहीं होती। एक करके एक हम बार बार डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, वो अपनी मेडिसिन चेंज करते रहते हैं, लेकिन हमारी डिजीज क्योर नहीं हो पाती है। क्या इसके पीछे वो डॉक्टर्स जिम्मेवार हैं? ऐसा नहीं है। इसका मेन कारण है वो माइक्रोब और वो बैक्टीरिया या फिर वो वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर में बैठा है, जिसने हमारे एंटीबायोटिक मेडिसिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली है। कई बार ये इंफेक्शन इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने की वजह से इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। दुनिया भर में लाखों पेशेंट्स इसी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रॉब्लम की वजह से हर साल डेथ हो जाती है। ऐसे ही कुछ रिसर्च की है एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम है लेंसेट। लेंसेट ने यह पाया है कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने है। इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च करना। ऐसा हम नहीं, ऐसा लेंसेट बोल रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये न्यूज में है, मेनली लेंसेट नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेंसेट अलर्ट ऑन पॉपिंग एंटीबायोटिक, जो आजकल बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स, उसके ऊपर में लेंसेट ने एक अलर्ट दिया है कि 1/3 ऑफ इंडियाज 30 लाख सेप्सिस डेथ लिंक्ड टू द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यानी हमारी जो टोटल 30 लाख इंडिया में डेथ होती है मेनली बिकॉज ऑफ द सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब है सीवियर लेवल ऑफ इंफेक्शन। जब हमारी बॉडी में सीवियर लेवल ऑफ इंफेक्शन हो जाता है तो उसमें से जो टोटल 30 लाख अप्रॉक्सीमेटली डेथ होती है इंडिया में हर साल, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 1/3, नियर अबाउट 10 लाख डेथ सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उस माइक्रोब ने उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली है। क्या है ये न्यूज में? द लेंसेट हैज इशूड एन अलर्ट अबाउट द रिस्क ऑफ एक्सेसिव एंटीबायोटिक यूज। आप जानते हैं कि हम एक लेवल से ज्यादा ही एंटीबायोटिक आजकल यूज कर रहे हैं, स्पेशली कोविड-19 होने के बाद हर पर्सन के पास कोई ना कोई एंटीबायोटिक आपको दिखाई देगा, चाहे वो सैनिटाइजर की फॉर्म में हो, चाहे वो सॉप की फॉर्म में हो, चाहे वो शैम्पू की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी दूसरी फॉर्म में हो। यहां तक कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या फिर एंटीबायोटिक अपने सॉक्स और क्लोथ्स में भी यूज कर रहे हैं। जी हां, आजकल हमारे जो क्लोथ्स हैं उसमें से काफी सारे क्लोथ्स की कंपनीज ऐसी हैं वो अपने क्लोथ्स को एंटीबायोटिक बनाती हैं। ऐसी कंडीशन में जब हम एक्सेसिव यूज करने लगे हैं तो बैक्टीरिया को एक टाइम मिल जाता है, लॉन्ग एक्सपोजर मिल जाता है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, जिससे वो अपनी रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर पाता है। तो रिसेंट रिसर्च में पता चलता है, लेंसेट हैज इश्यूड एन अलर्ट अबाउट द रिस्क ऑफ एक्सेसिव यूज of the antibiotic, revealing that 1/3 of India's 3 million sepsis deaths are associated with the antimicrobial resistance. This significant link emphasizes the critical need for better antibiotic stewardship. Stewardship का मतलब है बेटर सर्वेलेंस और बेटर उसके ऊपर सुपरविजन किया जाए। यानी जो भी एंटीबायोटिक बन रहा है वो किस तरीके से बनाया जा रहा है, किन किन मेडिसिन के लिए बनाया जा रहा है और हम उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज ऐसी होनी चाहिए या फिर एक बड़े लेवल पे कोई प्रोग्राम चलाना चाहिए जिससे हम इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाने वाले माइक्रोब्स के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सके या फिर उसके अगेंस्ट कुछ कर सके। एंड द रेजिस्टेंस मैनेज टू कॉम्बैट द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन. This necessities are understanding about the antimicrobial resistance, what are the reasons of such its implication and how to prevent it.
ये हम आगे देखते हैं। तो जिस तरीके से हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, हमारा जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उसको और ज्यादा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। पेशेंट के अंदर में कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाती है और डेथ का रिस्क भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। रिसेंट रिसर्च की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या चीज है। एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब है जो हमारी बॉडी के अंदर में माइक्रोब्स प्रेजेंट है, उसने अपने आप को कुछ इस तरीके से चेंज कर लिया है। इस चेंज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो हम आगे देखेंगे। इस तरीके से चेंज कर लिया है कि अगर हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका उस पर कोई इफेक्टिव, कोई अच्छा सा कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर बैक्टीरिया डेवलप करता है वो धीरे 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 और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और जब कोई बैक्टीरिया एक लेवल से ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है उसको हम बोलते हैं सुपर बग्स। ऐसे बहुत सारे सुपर बग्स के एग्जाम्पल सामने आए हैं। वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत सारे सुपर बग्स हैं कि अगर वो सुपर बग आपकी बॉडी में चला जाए या किसी पर्सन की बॉडी में चला जाए तो डेफिनेटली उसमें 99% डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अकर व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में कौन कौन हो सकता है? ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई वायरस हो सकता है, या किसी तरह का कोई फंजाई हो सकता है, या फिर कोई और तरह का कोई पैरासाइट जिसको अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया है लेकिन वो हमारे आसपास में घूम रहा है। डेवलप रेजिस्टेंस टू ड्रग यूज टू ट्रीट इंफेक्शन इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स, इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, एंटी मलेरिया ये हो सकता है, या फिर एंटी हेलमेंथिस। ये अलग अलग तरह के डिजीजेस के अंदर में अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस डेवलप किए जा रहे हैं बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स के द्वारा। दिस रेजिस्टेंस रेंडर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, जो हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो भी हम लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि एड्स के लिए हमें पूरी लाइफ के लिए, पेशेंट को पूरी लाइफ के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है। वहीं अगर हम टीबी की बात करें तो लगभग 6 महीने के लिए उसको मेडिसिन लेना पड़ता है। पहले 3 महीने के लिए जो मेडिसिन होती है वो एक नॉर्मल मेडिसिन होती है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए एक बूस्टर मेडिसिन दी जाती है इसी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से फाइट करने के लिए। द रेजिस्टेंस रेंडर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव, जो हमारा स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको ये इनइफेक्टिव कर देता है, लीडिंग टू द परसिस्टेंट इन्फेक्शन एंड पोटेंशियल स्प्रेड टू द अदर। डेफिनेटली अगर ये डिजीज आपके किसी माइक्रोब्स की वजह से हुई है, अगर ये कम्युनिकेबल डिजीज है या फिर ये स्प्रेड होती है डिजीज, तो यही माइक्रोब दूसरी बॉडी में जाके भी सेम डिजीज कर सकता है, जिससे ये डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। AMR is a natural evolutionary process, but microorganism resistant to multiple drug are often termed as superbugs। जैसा कि मैंने बताया, अगर माइक्रोब धीरे धीरे, ये नेचुरली भी हो सकता है, धीरे धीरे जो हमारे बैक्टीरियाज हैं या फिर माइक्रोब्स हैं किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रोब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर किसी भी ड्रग का असर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं सुपर बग्स। ऐसे कुछ सुपर बग्स का एक नाम है, फर्स्ट है हमारा मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे और भी हैं। जैसे अभी एक और रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है, सेकंड न्यू दिल्ली मटालो बीटा लैक्टेम 1। ये कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनके ऊपर किसी भी मेडिसिन का, स्पेशली एंटीबायोटिक मेडिसिन का कोई भी असर नहीं होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर माने, हैज क्लासिफाइड AMR एज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट।
यानी WHO ने भी ये माना है कि अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हमने ज्यादा काम नहीं किया या फिर इसके ऊपर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया तो ये फ्यूचर में सबसे बड़ा और अभी के लिए भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल थ्रेट बन के सामने आ रहा है। AMR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली और जो लेंसेट की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली, कंट्रीब्यूट करता है लगभग 50 लाख डेथ्स या फिर 5 मिलियन डेथ्स एनुअली with a significant portion occurring in the children under the age of the 5। ज्यादातर जो डेथ होने वाले जिनकी डेथ होती है, ज्यादातर जो पेशेंट हैं उनमें से ज्यादातर हैं चिल्ड्रन। अब मेन कारण है इसके पीछे चिल्ड्रन के अंदर में जो इम्यूनिटी होती है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम होती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली पता चलता है कि जो सबसे ज्यादा जो इम्यूनिटी की कमी की होने की वजह से जो डेथ होती है उसमें से सबसे पहले हैं चिल्ड्रन, दूसरा है पोवर्टी, पुअर पीपल डेफिनेटली जो हाइजेनिक को मेंटेन नहीं कर सकते, इस तरह के सैनिटाइजर या इस तरह की चीजों को जो मेंटेन नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा हाइजेनिक कंडीशन में नहीं रहते, उनके अंदर ये इंफेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो माइक्रोब है वो धीरे धीरे करके लॉन्ग टाइम एक्सपोजर की वजह से धीरे धीरे करके एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप कर लेता है। तो सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो चिल्ड्रन है, और अगर चिल्ड्रन पुअर है तो डेफिनेटली उसके जो चांसेस है एंटीबायोटिक जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने के वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो है वो है ओल्ड एज में सबसे ज्यादा यानी ओल्ड एज में भी ज्यादा इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मेडिसिन का उनके ऊपर ज्यादा असर नहीं होता। तो चिल्ड्रंस हो गए और कुछ पुअर लोग हो गए और आपके चिल्ड्रन जो ओल्ड एज में लोग हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी जा रही है। नेक्स्ट अगर हम 2019 के डेटा की बात करें अकॉर्डिंग टू लेंसेट, 2019 बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डायरेक्टली कोज 1.27 मिलियन डेथ। सिर्फ एक साल में 1.27 मिलियन डेथ, और जो कि सारी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से थी, जिसमें से टोटल जो डेथ हुई है उस साल 4.95 में से 1.27 मिलियन सिर्फ AMR की वजह से। Uncontrolled AMR is projected to lower life expectancy and result into the unprecedented healthcare cost and economic losses। जैसे कि मैंने बताया, अगर हमने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो डेफिनेटली इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे ही उतना ही ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि डिजीज के नंबर्स, हमारे पेशेंट्स के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। हेल्थ केयर के ऊपर हमें ज्यादा कॉस्ट लगाना पड़ेगा और डेफिनेटली इकोनॉमिक लॉसेस भी हमें बियर करने पड़ सकते हैं। और अगर रिसर्च के अकॉर्डिंगली बात करें तो जो भी इस तरह की डिजीज या इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं उनके साथ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो उनकी है वो भी हमारी एवरेज लाइफ से कुछ साल कम हो जाती है। रिसर्च के अकॉर्डिंगली देखें द स्टडीज फोरकास्ट अ पोटेंशियल लॉस ऑफ 1.8 ईयर ऑफ लाइफ expectancy globally by 2035 if strong responses to AMR are not implemented। यानी अगर ये AMR इसी तरीके से चलता रहा तो एवरेज जो ग्लोबल लाइफ है 2035 तक 1.8 इयर्स तक कम हो सकती है। यानी अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो एवरेज ईयर नियर अबाउट 68 है और ये कम होके नियर अबाउट 65 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। Without decisive action, AMR is projected to incur substantial economic losses। Lancet ने एक डेटा भी दिया है with estimated suggesting an annual cost of the $412 billion। डायरेक्ट हमारा $412 बिलियन का लॉस हो सकता है अगर हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो स्कीम्स हैं नहीं लेकर आए तो। इन एडिशन हेल्थ केयर एक्सपेंसेस वो हमें और बढ़ाएंगे, प्लस में USD $443 बिलियन यानी $443 बिलियन इज इन लॉस्ट वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी। डेफिनेटली अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी और रेजिस्टेंस अगर ऐसा बढ़ता चला गया माइक्रोब्स के अंदर में तो डेफिनेटली जो वर्कफोर्स है और हमारी एफिशिएंसी है उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से टोटल लॉस
नियर अबाउट प्रोजेक्टेड है $443 billion. AMR incur significant economic cost with estimate suggesting up to the $3.4 trillion GDP loss per year by 2030. यानी अगर हम ग्लोबली बात करें तो $3.4 ट्रिलियन, यानी ये कुछ इतना है, इतना अमाउंट है कि काफी सारी कंट्रीज की टोटल इकोनॉमी भी इतनी नहीं है। इतना बड़ा हमें लॉस बियर करना पड़ सकता है अगर हम एएमआर के ऊपर में अच्छे स्कीम या अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं लेकर आए। कुछ अगर डेटा की अगर हम बात करें तो 14,000 जो पेशेंट है हर साल उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द कोलोनल इन्फेक्शन, सी डिफिकल। ओके, सी डिफिकल का मतलब है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। इसका मतलब है कि जो कोलोन के अंदर में सीवियर इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसकी वजह से हर साल 14,000 डेथ हो जाती है। तकरीबन 2 मिलियन या फिर 20 लाख इन्फेक्शन पर ईयर जिसमें यूएसए में होते हैं बिकॉज ऑफ द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। 23,000 पेशेंट की हर साल डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यूएसए के अंदर में। 11,000 एस्टिमेटेड डेथ है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस, यानी ये मिथिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, यानी इसके अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस नाम के माइक्रोब ने। यूएसए में हर साल 11,000 डेथ इसकी वजह से भी होती है। 4 लाख डेथ यूरोप में होती है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। 25,000 पेशेंट की डेथ हो जाती है यूरोप के अंदर में बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। 4,80,000 पीपल इन्फेक्टेड बाय ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, टीबी की वजह से 2013 में वर्ल्ड वाइड। 1 child dies every 9 minutes in India just because of the antimicrobial resistance। तो ये डेटा बहुत ही डरावने हैं। इनसे हमें लगता है कि अगर फ्यूचर में इसके ऊपर कोई हमने स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए तो वो दिन दूर नहीं कि हम कोई भी मेडिसिन लेंगे और उसका कोई असर नहीं होगा और धीरे 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 डेथ का रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे कितने टाइप के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होते हैं। पहला है नेचुरल या फिर इंट्रिंसिक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के अंदर में मेनली जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को इस तरीके से चेंज कर देता है अपने स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई मेडिसिन का असर नहीं होता। उदाहरण के तौर पे अगर हम कंसीडर करें, मान लीजिए हमारे पास एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के ऊपर अगर हम कोई मेडिसिन बार बार इसके ऊपर डालते हैं या फिर बार बार इसमें इंजेक्ट करते हैं तो कई बार ये बैक्टीरिया अपने साइज को और अपने जो आपकी आउटर जो बॉडी है उसकी थिकनेस को इस कदर से बढ़ा लेता है कि इसके अंदर मेडिसिन एंटर ही नहीं कर पाती। इस तरह की मेडिसिन और इस तरह के जो एंटीबायोटिक हमारा रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं नेचुरल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या फिर नेचुरल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सेकेंड इज एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का मतलब है दैट अकर ड्यू टू द चेंजेस इन द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइक्रोब लाइक चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। अगर ये वाला क्रोमोसोम सपोज कीजिए जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस बनाता है वो माइक्रोब का जो क्रोमोसोम है वो ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम को जेनेटिकली इस तरीके से बैक्टीरिया ने चेंज कर लिया कि अब उसके ऊपर कोई भी माइक्रोब जो भी जिस भी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं स्पेशली एंटीबायोटिक उसका कोई भी असर नहीं हो रहा। मेनली इसके अंदर में जेनेटिक चेंजेस करके बैक्टीरिया अपने मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस रेजिस्टेंस। क्रॉस रेजिस्टेंस डेवलप्ड इन माइक्रोब अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर। कई बार लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर होता है सेम टाइप ऑफ मेडिसिन का, यानी अगर कोई पेशेंट है उसकी डिजीज ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर जो है उसको सेम टाइप की मेडिसिन बार बार देता चला जाता है और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होने की वजह से सेम टाइप मेडिसिन की अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस एंड पैन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू a range of the antimicrobe used to kill them. Multiple drug and their enhanced generation is almost not able to kill them. यानी लगभग उस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है उसमें से मैक्सिमम मेडिसिन के अगेंस्ट उस बैक्टीरिया ने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है।
अगर इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस डेवलप किया जाता है माइक्रोब के द्वारा, तो डिजीज को क्योर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज हैं या फिर जो माइक्रोब्स है या पैरासाइट है या वायरस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अपना डेवलप कर लेता है? सबसे पहला जो रीजन हमारे लेंसेट ने और WHO ने बताया है वो है हाई प्रिवेलेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। यानी ये स्प्रेड किस वजह से हो रहा है, यानी जो हमारे जो पेशेंट्स है उसमें जो कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक ट्रांसफर हो सकती है, मेनली वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। इस तरह की डिजीजेज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरी तरह पर्सन तक इजीली पहुंच सकती हैं। अगर इस तरह की कोई अगर कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर में अगर ऐसा कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमने एंटीबायोटिक जो यूज किया है, उस केस में सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि ये धीरे 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 करके पेशेंट से पेशेंट तक ये धीरे धीरे तक फैल जाए। द सिग्निफिकेंट बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में सबसे ज्यादा ये होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली लंग्स से रिलेटेड है। डायरिया में बहुत ज्यादा चांसेस है, स्पेशली बच्चों के अंदर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डायरिया से फैल जाता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्योंकि जब हम कुछ इनहेल करेंगे तो और इसके बाद एक्सहेल भी करेंगे तो वो जो माइक्रोब्स हमारे लंग्स और बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो डेफिनेटली एयर के अंदर में एंटर करेंगे और धीरे धीरे वो दूसरे पर्सन के अंदर भी जा सकते हैं। नेसेसिटीज एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट एक्सर्बेटिंग द चैलेंज ऑफ द रेजिस्टेंस। सेकेंड जो रीजन बताया है ओवरबर्डन पब्लिक हेल्थ सिस्टम। डेफिनेटली पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना ज्यादा सक्षम नहीं है कि वो हर पेशेंट के ऊपर इंडिविजुअली फोकस कर सके। तो इतना ज्यादा ये नंबर पे बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वजह से कुछ लोगों के ऊपर ये जो आपका इफेक्ट है वो कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है। यानी जो मेडिसिन है उसका इंपैक्ट बहुत कम होता है क्योंकि उन तक प्रॉपरली मेडिसिन नहीं पहुंच पाई हैं ओवरबर्डन होने की वजह से। लिमिटेड लेबोरेटरीज है हमारे पास, कैपेसिटी बहुत कम है। इटाइमोलॉजी बेस्ड डायग्नोसिस और एबिलिटी टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएटली टारगेटेड ट्रीटमेंट। इटाइलॉजी का मतलब होता है किसी भी तरह का डिटेल्ड में किसी डिजीज को डायग्नोस करना। यानी अगर हम कोई पेशेंट अगर आप डॉक्टर के पास आता है तो उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट के इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से वो हर पेशेंट को ठीक से चेक नहीं कर पाता कि उस पेशेंट के अंदर में रियलिटी में क्या प्रॉब्लम है। हम डिजीज के लिए एंटीबायोटिक देते चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उसका रीजन ही कुछ और था और तब तक कुछ महीने तक वो पेशेंट वो एंटीबायोटिक खा चुका होता है जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया या फिर जो बॉडी में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। हम पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए, ये हाल सिर्फ इंडिया का नहीं है, पूरे वर्ल्ड में पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं। प्रॉपरली हम जो इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कई बार वो डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल प्रॉपरली उसको फॉलो नहीं करते हैं। इनएडिक्वेट हाइजीन protocols in hospital and clinic contribute to the spread of the resistant bacteria। और अनहाइजीनिक कंडीशन होने की वजह से, अनकंट्रोल कंडीशन होने की वजह से धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस पावर डेवलप करते चले जाते हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट रीजन है इनजुडिशियस यूज, ओवर प्रिस्क्रिप्शन। कई बार क्या होता है, अगर हमें कुछ भी चीज थोड़ा बहुत भी अगर बॉडी में कुछ हरारत या फिर हमारी बॉडी में कुछ भी पेन या फिर हमारी बॉडी में कुछ हमें वीकनेस फील होती है तो हम डायरेक्टली जाके मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से मेडिसिन ले लेते हैं, जो कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार हम ओवर प्रेस्क्रिप्शन यानी एक लिमिट से ज्यादा कई बार मेडिसिन ले लेते हैं या फिर हमें मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, हमारा क्योर किसी और मेडिसिन से होगा, फिर भी हम एक पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू लेते चले जाते हैं। Over prescription of antibiotic often influenced by the patient demand, incomplete course and unnecessary use of the broad spectrum antibiotic foster selective pressure for resistance। कई डिजीज ऐसी हैं जैसे कि HIV और TB,
इन डिजीजेस के अंदर में अगर पेशेंट्स ने डेली अगर मेडिसिन या फिर डेली जो भी एंटीबायोटिक दिए गए हैं अगर वो डेली नहीं लेते हैं, डेफिनेटली उनके अंदर में ये रेजिस्टेंस पावर डेवलप करना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स लॉन्ग टर्म जो हमारे एक्सपोजर है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि पेशेंट का अगर कोर्स 6 महीने तक चलेगा तो वो 1 या 2 महीने में इतना ज्यादा बोर हो जाते हैं कि वो कई बार अपनी मेडिसिन को स्किप कर देते हैं। जहां पे उन्होंने ये इसको स्किप किया, हमारी बॉडी के अंदर में जो प्रेजेंट माइक्रोब या वायरस है वो उस डिजीज के अगेंस्ट धीरे 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 उस मेडिसिन के अगेंस्ट धीरे 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 रेजिस्टेंस पावर डेवलप करता चला जाता है। इजी एक्सेस है एंटीबायोटिक का, सबसे इजी एक्सेस है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर और यहां तक कि आप अगर किसी जनरल स्टोर पे भी जाते हैं तो आपको इजीली मेडिसिन मिल जाती है, जो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ज्यादा कंज्यूम किया जाता है एंटीबायोटिक। लैक ऑफ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। लोगों को यह आइडिया नहीं है कि इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो कई बार डॉक्टर्स को कंसल्ट ना करके सेल्फ मेडिकेशन करते चले जाते हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा सीवियर होती चली जाती है। लिमिटेड सर्वेलेंस, यानी गवर्नमेंट की कोई ऐसी एजेंसीज प्रॉपर ऐसे सर्वेलेंस नहीं करती है। डेफिनेटली गवर्नमेंट की एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं कर रही हैं जिससे हम प्रॉपर सर्वेलेंस कर पाए कि कहां कहां पे किस टाइप की जो एंटीबायोटिक्स हैं, मेडिसिन हैं, वो मिल रही हैं, और उसके ऊपर प्रॉपर सर्वेलेंस होना जरूरी है। अगर एक एग्जांपल की बात करें किस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है और स्प्रेड हो रहा है, सपोज कीजिए हमने एनिमल गेट एंटीबायोटिक, इस एनिमल को किसी रीजन की वजह से डॉक्टर ने, किसी इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर ने इनको एंटीबायोटिक दिया। अब कुछ जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं स्पेशली, वो नॉन वेजिटेरियन इस मीट को कंज्यूम करेंगे और कंज्यूम करने के बाद इन एनिमल्स का यानी इन ह्यूमंस का जो फेसेस है, यानी जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, वो धीरे धीरे कई बार मैन्योर की फॉर्म में प्लांट्स को दे दिया जाता है। और प्लांट्स डेफिनेटली ये जो हमारे माइक्रोब्स हैं ये इतना ज्यादा रिजिड हो चुके होते हैं कि ये माइक्रोब्स प्लांट्स के अंदर में इनकी डेथ नहीं होती और इनकी जनरेशन पे जनरेशन बढ़ती चली जाती है। और जब ये प्लांट के अंदर में एंटर कर जाते हैं ये बैक्टीरियाज या ये माइक्रोब्स, और फिर से इन प्लांट्स को खाने को दे दिया जाता है इन एनिमल्स को, तो ये एक पूरी चेन के थ्रू ये वापस से उन्हीं बॉडी के अंदर में चला गया और धीरे 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 अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस पावर धीरे धीरे इनके माइक्रोब्स की बढ़ती चली जाती है। या फिर अगर हम देखेंगे कि अगर सपोज कीजिए इस पेशेंट को किसी इंफेक्शन के लिए कोई मेडिसिन एंटीबायोटिक दिया गया, अब ये पेशेंट स्टे एट होम एंड इन जनरल कम्युनिटी स्प्रेड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, और ये एक कम्युनिटी के अंदर में रहता है। इस कम्युनिटी से धीरे 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 इसके घर के फैमिली के मेंबर जो होंगे वहां तक ये पहुंच जाएगा, और घर के मेंबर से धीरे धीरे जैसे ही ये बाहर, यानी एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये हॉस्पिटल में जाने के बाद भी हॉस्पिटल में जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनको भी ये डिजीज कर सकता है, और धीरे धीरे हॉस्पिटल से ये डिजीज और ये जो माइक्रोब है धीरे धीरे सर्कुलेट करके घर तक, और घर से हॉस्पिटल तक, ये भी एक सर्कल बनता चला जाता है, और कई बार इसकी वजह से भी एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। दूसरा अगर एग्जांपल देखें, मान लीजिए हमने इस एनिमल को एक एंटीबायोटिक दिया, और एंटीबायोटिक देने के बाद ये वही चीज यानी धीरे 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 करके हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में चली जाती है, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जनरली, उदाहरण के तौर पे हमने किसी एंटीबायोटिक को किसी एनिमल को प्रोवाइड किया, और एनिमल का जो फेसेस है या फिर किसी ह्यूमन का जो फेसेस है वो धीरे 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 करके या तो किसी रिवर में अल्टीमेटली ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू चला जाता है, या फिर कोई ड्रेनेज सिस्टम में वो एंटर कर जाता है। मेन प्रॉब्लम यहां पे जनरेट होती है जब भी हमारी बॉडी से, क्योंकि हम आज के टाइम में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो शैम्पू से लेकर सोप जो सैनिटाइजर्स हैं वो, या फिर हमारे जो फूड के ऊपर आजकल जो पैकेट्स होते हैं वो भी एंटीबायोटिक होते हैं। इस तरह के बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को हम यूज करते हैं, और जब इन एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है, अगर हमारी बॉडी में हमने एंटीबायोटिक खाए हैं, या फिर सोप की फॉर्म में हमने एंटीबायोटिक लगाया है, या फिर शैम्पू की फॉर्म में हमने एंटीबायोटिक लगाया है,
वो धीरे धीरे करके ड्रेनेज सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। और जब ड्रेनेज सिस्टम में इस ड्रेन को हम जब प्योर करने की कोशिश करते हैं, यानी ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब ड्रेनेज को ट्रीट किया जाएगा, या फिर रिवर ट्रीटमेंट प्लांट में, कई ऐसी स्टेट्स हैं जो इन सारे मैटर को यानी इस वेस्ट को रिवर में भी ड्रॉप कर देती है। उसमें जब हम रिवर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं और ड्रेनेज में जब ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं, तो उसमें से 7 प्रोसेस से उसको पास होना पड़ता है। उन 7 प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस है बायोडिकम्पोजिशन। बायोडिकम्पोजिशन, इस बायोडिकम्पोजिशन प्रोसेस के अंदर में हम इसको डिकम्पोज करने के लिए भी अलग से बैक्टीरियाज डालते हैं, यानी इसके अंदर भी हमें बैक्टीरिया डालने पड़ते हैं ताकि इस जो वेस्ट को हम डिकम्पोज कर पाए। अब आप ये सोच के देखिए कि जो हम बैक्टीरिया इसके अंदर में यूज कर रहे हैं वो इस रिवर में या ड्रेनेज सिस्टम में कितने टाइम के लिए एक्सपोज रहेगा। ये कम से कम 3 से 6 महीने के लिए इस ड्रेनेज सिस्टम में रहेगा। और इतने टाइम में जितने भी एंटीबायोटिक इस एनिमल ने या फिर किसी ह्यूमन ने यूज किए थे और वो इसके अंदर एंटर कर चुके थे, उन सभी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उस बैक्टीरिया ने जो कि डिकम्पोज करने के लिए यूज किया था, वो बैक्टीरिया उन सभी एंटीबायोटिक से एक साथ फाइट कर रहा है। और धीरे धीरे 6-7 महीने या 1 साल के एक्सपोजर में ये इतनी रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है कि जो भी हमारी मार्केट में एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है वो अल्टीमेटली जाना तो रिवर में या ड्रेनेज में ही है। और ये बैक्टीरिया जो बायोडिकम्पोज करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये उन सभी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है। उसके बाद इस ड्रेनेज सिस्टम का जो वेस्ट निकल के आएगा, या तो उसको मैन्योर में यूज कर लिया जाएगा और रिवर के वाटर को जो हम ट्रीट करेंगे, या फिर उसको, या हो सकता है कि इसको हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज करें। तो वो जो बैक्टीरिया है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस मेनली कहां पे हुआ, ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर रिवर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर में। इस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर में बैक्टीरिया ने मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब इस चीज को या तो मैन्योर को दे दिया जाएगा। अब ये जो मैन्योर है अल्टीमेटली ये फूड में जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको डेफिनेटली प्लांट में हम यूज करेंगे और प्लांट से वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। या फिर अगर वो रिवर में हमने रिवर ट्रीटमेंट प्लांट में लगाया था तो वो वाटर ड्रिंकिंग वाटर की फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा। और अब ये बैक्टीरिया जिसने 6-7 महीने बिताए हैं इस पर्टिकुलर रिवर ड्रेनेज और ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर में, अब वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको वही सेम टाइप की मेडिसिन देता है, तो ये आपके ऊपर हंसेगा, ये बोलेगा कि मैंने इस पर्टिकुलर माइक्रोब ये रेजिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं ये जो एंटीबायोटिक है इसके अगेंस्ट 6 महीने तक फाइट की है और आप मुझे ये मेडिसिन दिखा रहे हैं, डेफिनेटली उसका ये इसके ऊपर असर नहीं होगा। तो उसके बाद ये आपका इधर चला जाएगा, रेजिस्टेंस पावर इसमें डेवलप होगी, धीरे धीरे ये कम्युनिकेबल डिसीज ये फॉर्म में बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे करके पेशेंट बन जाएगा और पेशेंट फिर से वापस जाएगा, वो मेडिसिन लेगा और धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस पावर बढ़ता चला जाएगा। इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से लेकर। सबसे पहला जो इंप्लीकेशन है वो हेल्थ केयर इंपैक्ट है। हेल्थ केयर इंपैक्ट में मेनली अगर हम बात करें तो AMR कैन रेंडर प्रीवियसली इफेक्टिव एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया, यानी जो पहला हमारा जो इन्फेक्शन हुआ है वो हमारा इन्फेक्शन और सीवियर हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है पेशेंट की डेथ भी हो जाए। दिस कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेट द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेस लाइक न्यूमोनिया। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन आजकल बहुत आम हो गया है। स्किन इन्फेक्शन हो सकता है लीडिंग टू प्रोलॉन्ग इलनेस एंड मोर सीवियर सिम्टम्स एंड इंक्रीज मोर्टेलिटी रेट। जैसे कि मैंने बताया इससे आजकल धीरे धीरे मतलब मोर्टेलिटी रेट है वो हमारा बढ़ता भी जा रहा है। इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, डेफिनेटली जितना ज्यादा ये हमारी डिजीज फैलती चली जाएगी तो गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ेगा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ट्रीटिंग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन often require more expensive and prolonged therapies, include hospital stay, sometimes more invasive procedures. This led to the higher healthcare cost for individual healthcare system and the government. अगर आपके पास किसी पेशेंट के पास पैसा कम है और वो इस प्रॉब्लम से ग्रसित है तो डेफिनेटली उसके पास ये डिजीज जो है प्रोलॉन्ग होने की वजह से इतना उसके पास पैसा नहीं होता कि वो बार बार मेडिसिन को चेंज करता चला जाए
और एक सीवियर लेवल के डिजीज होने के बाद उस पर्सन की डेथ होने के चांसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोविड-19 जो हमारा इंफेक्शन हुआ था मेनली कोरोना की वजह से, उसमें 5 मिलियन डेथ हुई थी 2020 में और 3.5 मिलियन डेथ हुई थी 2021 में। वहीं पे अगर हम बात करें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से कितनी डेथ होती है, ये डेटा भी हमारा इससे बहुत ज्यादा कम नहीं है। इट इज नियर अबाउट 1.27 मिलियन डेथ एनुअली, यानी हर साल 1.27 मिलियन डेथ हो जाती है हर साल AMR की वजह से। इंप्लीकेशंस अगर हम और आगे अगर हम देखें तो चैलेंजेस क्या है हमारे मेडिकल प्रोसीजर्स के अंदर में, हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। जनरली होता क्या है, जब भी हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जब भी हम जैसे मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या फिर लंग ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट होता है या फिर कोई आजकल रिसेंटली हमने एक ब्रेन ट्रांसप्लांट भी किया है, तो अगर इस तरह के कोई भी ट्रांसप्लांट होते हैं, उस ट्रांसप्लांट के अंदर में इंटरनल ऑर्गन्स को चेंज किया जाता है। और अगर हमने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे जो माइक्रोब्स हैं जिन्होंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, वो उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, तो वो जो पर्टिकुलर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उस कंडीशन को बहुत ज्यादा सीवियर कर सकता है। तो AMR makes certain medical procedure riskier, surgeries, cancer, chemotherapy and organ transplant become more hazardous due to the increased risk of the infection that are resistant to the standard antibiotic. डेफिनेटली इस तरह के पेशेंट जिसके अंदर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, वो पहले से ही उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इस तरह के माइक्रोब्स का अंदर जाना, इसका मतलब है कि डेथ का एक तरीके से चांसेस बढ़ जाना। लिमिटेशंस इन द ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है? एज resistance grow, the available arsenal of effective antibiotic diminishes. This limitation in treatment option may lead to the scenario where previously manageable infection become untreatable, reverting medicine to a pre-antibiotic era where common infection could be fatal. धीरे धीरे करके हम वही वाले एरा में चले जाएंगे जिस टाइम पे हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं हुआ करती थी। यानी आज से अगर हम बात करें, सबसे पहला एंटीबायोटिक 1927 में पेनिसिलिन लाया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। 1927 के बाद में इन एंटीबायोटिक्स की लाइन लग गई, लेकिन ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को आगे भी देखा और ये अगर बढ़ता चला गया तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं कि हम 1927 वाली सिचुएशन में वापस से पहुंच जाएंगे जिसमें कोई भी एंटीबायोटिक का डिजीज के ऊपर असर नहीं होगा। इंडिया में अगर हम देखें क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, तो नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेनमेंट, इसके अंदर में जो कि 2012 के अंदर में लॉन्च किया गया था। AMR सर्विलेंस एक नेटवर्क बनाया गया है जिसमें जो हमारी लैब्स होती हैं और जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें किस किस तरह के एंटीबायोटिक्स को यूज किया जा रहा है, उसके प्रॉपर सर्विलेंस किए जा रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR, इट फोकसेस ऑन वन हेल्थ अप्रोच, कहने का मतलब है, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2017 विद द एम ऑफ इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स। यानी ये एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, पर्टिकुलर स्टेट का काम नहीं है, हमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लाना होगा, यानी इसको एक अम्ब्रेला प्रोग्राम की तरह हमें इसको चलाना पड़ेगा। उसके लिए भी हमारा नेशनल एक्शन प्लान लाया गया 2017 में। AMR सर्विलेंस एंड रिसर्च नेटवर्क, इट वाज लॉन्च इन 2013 टू जनरेट एविडेंस एंड कैप्चर ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन इन द कंट्री। यानी इंडिया के अंदर में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका मेन काम रिसर्च है, उनको एक और काम दिया गया है कि इस पैटर्न को स्टडी करके ये बताइए और इस पैटर्न को स्टडी करके इसके डिटेल के बारे में पता कीजिए कि ये मेन रीजन इसके पीछे क्या है, क्यों हम बार बार इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, यानी एंटीबायोटिक का हमारे माइक्रोब्स के ऊपर में असर क्यों नहीं हो रहा, किस किस कंडीशन में ऐसा होता है और किस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, इसके ऊपर डिटेल स्टडी करने के लिए AMR सर्विलेंस एंड रिसर्च नेटवर्क भी बनाया गया 2013 में। दूसरी अगर हम बात करें तो AMR रिसर्च एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी किए गए हैं। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च,
has taken initiative to develop new drug medicine through इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। हमने दूसरी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन भी किया इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन मेडिकल रिसर्च इन एएमआर। अगर हम आईसीएमआर की बात करें तो रिसर्च काउंसिल ऑफ नॉर्वे के साथ हमने एक टाई अप किया है, जिसमें नॉर्वे और इंडियन गवर्नमेंट दोनों एक साथ, इंडियन रिसर्च एक साथ काम कर रहे हैं इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। इनिशिएटेड अ जॉइंट कॉल फॉर रिसर्च इन द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि 2017 में लाया गया। नेक्स्ट है हमारे पास आईसीएमआर अलोंग विद द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, जर्मनी के साथ भी हमने टाई अप किया है ताकि हम इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल स्टडी कर सके। एज अ जॉइंट इंडो जर्मन कोलैबोरेशन ऑन एएमआर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम लाया गया। स्टीवर्डशिप का मतलब है सर्वेलेंस और उसके बारे में प्रॉपर छानबीन करना। आईसीएमआर हैज इनिशिएटेड एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम on a pilot project across India to control misuse and overuse of the antibiotics in the hospital wards and ICUs। यानी ऐसा देखा गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को रेकमेंड करते हैं और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स पेशेंट्स को दे देते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होने की वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। अगर हम डीजीसीआई की बात करें तो उन्होंने 40 जो फिक्स डोजेस थी, जो कि हमारे जो डॉक्टर्स थे वो रेकमेंड करते थे, उनको इन अप्रोप्रिएट माना है और माना है कि ये जो डिजीजेज हैं इनके लिए जो ये एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए इतना ज्यादा देना ठीक नहीं है। ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, हेल्ड एनुअली 2015 से, और इसका मेन टारगेट है कैंपेन करना, एक ग्लोबल कैंपेन करना दैट एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द एएमआर वर्ल्ड वाइड एंड एनकरेज बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग द जनरल पब्लिक, हेल्थ वर्कर्स, पॉलिसी मेकर्स टू स्लो द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। ओके, वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लाए गए हैं, जैसा कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक, जिसके अंदर में मेनली इनका काम है कैंपेन करना, अवेयरनेस स्प्रेड करना, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इवन पेशेंट्स हैं और जो वहां की जो जनरल बॉडीज हैं, उनको ये पता चल सके कि इसके कितने सीवियर इंपैक्ट हो सकते हैं। द ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम ग्लास भी लाया गया। WHO ने इसको 2015 में लॉन्च किया था to continue filling knowledge gap and to inform strategies at all level। डेफिनेटली इस तरह की जो रिसर्च होती है उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ती है। इस नॉलेज गैप को कम करने के लिए इसके अंदर में ग्लास नाम का ये प्रोजेक्ट भी लाया गया WHO द्वारा इन 2015। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल पॉइंट प्रिवेलेंस सर्वे मेथोडोलॉजी टू डील विद द चैलेंज ऑफ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ एंटीबायोटिक आर प्रेस्क्राइब्ड and used at a patient level। WHO has introduced the global point prevalence survey methodology to understand the prescribing pattern in hospital, with repeated surveys showing the change in the antibiotic use over time। किस किस तरह की मेडिसिन हमें किस किस टाइम पे देनी चाहिए, या फिर उस टाइम पे एंटीबायोटिक की जरूरत है भी या नहीं है, इस चीज के लिए भी प्रोग्राम लाया गया ग्लोबल पॉइंट प्रिवेलेंस सर्वे मेथोडोलॉजी WHO के द्वारा। वे फॉरवर्ड की बात करें कि ऐसा क्या किया जा सकता है और ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से कुछ हद तक फाइट कर पाए। डेवलपमेंट ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। डेफिनेटली जब हमें कोई डिजीज होती है और उसका एक्चुअली में हमें रीजन नहीं पता चलता, तो ज्यादातर डॉक्टर्स इसको एक इन्फेक्शन मान के हमें मेडिसिन देते चले जाते हैं। अगर हमारे पास कोई अच्छी किट्स या फिर अच्छे डायग्नोस्टिक मेथड्स हों, तो हम उसको अडॉप्ट करके इमीडिएटली पता लगा सकते हैं कि इसका कोई भी रिलेशन माइक्रोब से नहीं है, इस डिजीज का रिलेशन इस पर्टिकुलर चीज से है और हमें ये पर्टिकुलर मेडिसिन देनी चाहिए, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो सकता है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग एंटीबायोटिक्स फ्रॉम एनिमल फूड। एनिमल जो फूड है उसके अंदर में जो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, डेफिनेटली होता क्या है, एनिमल्स को जल्दी से ग्रो कराने के लिए बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दिए जाते हैं,
जिसकी वजह से उनकी बॉडी से धीरे धीरे उनके फेसिस में चला जाता है, फेसिस से धीरे धीरे प्लांट में चला जाता है और प्लांट से हमारी बॉडी में चला जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को धीरे धीरे हमें एंटीबायोटिक्स धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। मल्टीनेशनल कोलैबोरेशंस हमें करने चाहिए, रिसर्च पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। रिसर्च में एक्चुअली में सर्वे हुआ और उसमें पता चला कि इसके पीछे मेन कारण क्या है, एंटीबायोटिक का जो प्राइस है वो बहुत कम होता है। आपने आज तक कितनी महंगी एंटीबायोटिक सुनी है? हार्डली जो एंटीबायोटिक का प्राइस होता है 1 रुपीज 2 रुपीज, ज्यादा से ज्यादा आप इसको हजारों में मान सकते हैं। वहीं पे जो हमारी कैंसर ट्रीटमेंट की एंटी कैंसर ड्रग्स आते हैं उनका जो प्राइस होता है वो मोर देन लैक्स होता है। तो डेफिनेटली जहां पे प्राइस ज्यादा होगा वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होता है। और ये जो मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक्स, इनका जो हमारा इनपुट कॉस्ट आता है फार्मेसीज का, स्पेशली अगर हम छोटी एंटीबायोटिक की बात करें तो कुछ पैसे उसका कॉस्ट आता है जिसको उन्हें 1 या 2 रुपए में बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिट कम होता है। और प्रॉफिट कम होने के चक्कर में वो उसके ऊपर ज्यादा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं। डेफिनेटली हमें कुछ कैंपेन ऐसे भी करने हैं जिसकी वजह से वो हम प्रेशराइज कर पाए इन इंडस्ट्रीज को कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाए। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप, यानी सर्वेलेंस और इस तरह की चीजें हमें बढ़ानी चाहिए। एक्सपेंड सर्वेलेंस फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिन बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। वे फॉर्मेट में अगर हम देखें तो पब्लिक एजुकेशन कैंपेन हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जिसमें हमारे पब्लिक को भी पता हो कि इसका हमारा जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो क्या क्या हो सकता है। हमें इसको मास मीडिया के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू ये पहुंचाना चाहिए और इसको हमें एजुकेशन मटेरियल के अंदर में भी लोकल लैंग्वेज में डालना चाहिए। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक स्टीवर्ड प्रोग्राम्स लाने चाहिए जिसमें प्रॉपरली उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म बनाया जाए। रेगुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक सेल्स, एक लिमिट से ज्यादा एंटीबायोटिक सेल इस वजह से हो रही है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो इसकी सेल के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। एक्सपैंड AMR सर्वेलेंस, अगर हम AMR के सर्वेलेंस को थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएं, डेफिनेटली एस्टैब्लिश नेशनल वाइड AMR surveillance system to track the prevalence and spread of resistant bacteria in human, animal and the environment। धीरे धीरे अगर हम इस पे सर्वेलेंस बढ़ाते चले जाएं तो डेफिनेटली हम इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर हम देखें तो इसके कोर फीचर्स क्या है एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप के, मिनिमाइजिंग द सोर्स ऑफ इंफेक्शन, यानी हम ऐसा करें कि हमारा इंफेक्शन ही ना हो तो हमें एंटीबायोटिक लेना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग एंटी माइक्रोबियल ओनली व्हेन इंडिकेटेड, यानी जितना ज्यादा हमें इसको अवॉइड कर सकें उतना ज्यादा बेटर है। यही हमारा एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। सेलेक्टिंग एंटी माइक्रोबियल रैशनली विद प्रिस्क्राइब्ड डोसेज शेड्यूल, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर आपको बोले कि ये जब तक मेडिसिन आपको लेनी है जब तक हमारा इंफेक्शन ठीक नहीं हो जाए, और उसके बाद भी कई बार डॉक्टर ऐसा सजेस्ट करते हैं कि इसको नेक्स्ट 15 डे तक कंटिन्यू रखना। यानी जितना हमें इंफेक्शन के लिए वो एंटीबायोटिक चाहिए उतना ही हमें मेडिसिन लेना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल प्रिस्क्राइबिंग फॉर अ ब्रीफ पीरियड और ऑन एविडेंस, यानी हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइम के लिए वो मेडिसिन लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास रीअसेसमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एंटी माइक्रोबियल आफ्टर कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट, यानी जब भी हम कोई बैक्टीरियल या फिर माइक्रोबियल डिजीज होती है तो उसके लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं उस टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में वो पर्टिकुलर माइक्रोब है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। अपहोल्डिंग सर्वेलेंस, हमें सर्वेलेंस को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। मॉनिटरिंग सिस्टम, कंजम्पशन और इन सब के ऊपर में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रेगुलर जो एजुकेशन इंटरवेंशंस होने चाहिए, यानी हम स्कूल में इसको ऐड करें, सिलेबस को ऐड करें और इसके बारे में स्टूडेंट्स को बताएं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है। प्रोमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी स्ट्रेटेजी, यानी इसके साथ हम दूसरी चीजों को भी ऐड करके और एक अच्छी अप्रोच के साथ में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के साथ फाइट कर सकते हैं।
इंप्रूविंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम। इस तरह के कंट्रोल प्रोग्राम सेपरेटली गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम चलाने चाहिए, जिससे हम कुछ पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं या फिर उस डिजीज को कंट्रोल करने के दूसरे क्या तरीके हो सकते हैं वो सोच सकें। सॉरी। अगर आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आया है तो हमारी तरफ से एक क्वेश्चन है जिसको आप अपने घर पे बैठ के एक अटेम्प्ट दीजिए। क्वेश्चन है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ, affecting the efficacy of treatment for various infection. Discuss the factor contributing to the rise of AMR in India. Evaluate the impact of AMR on public health and suggest comprehensive measures to address this growing challenge. इस क्वेश्चन के आंसर को आप एक बार घर पे अटेम्प्ट करके देखिए। 250 वर्ड्स के अंदर में आपको आइडिया लगेगा कि हमें किस तरीके से आंसर लिखने होते हैं। 250 वर्ड्स के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर यूपीएससी में जो 150 और 250 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। इसको एक बार अटेम्प्ट देके देखिए। थैंक यू।